नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो लाडलो? तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और इनके पेपर्स देखो बड़ी ही जल्दी आने वाले हैं। आज मैं ऐसी ऐसी जानकारी लेके आया हूँ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जिनकी जानकारी होना तुम्हें बिल्कुल आवश्यक है। और देखो, पेपर देने से पहले इन सभी चीज़ों का और इन सभी बातों का पता होना तुम्हें बिल्कुल ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा नाम है सुनील कुमार यादव और मैं हूं आपके लिए यहाँ आया हूं बायोलॉजी पढ़ाने। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और कैसे कैसे वो पेपर्स, मतलब कि जैसे जैसे कि क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तुम्हारे पेपर के लिए। कितनी तुम्हारी हाइट होनी चाहिए, कब का एप्लीकेशन फॉर्म है, कितने दिन एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, कब तक कितनी डेट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप सभी के लिए बेनिफिट हैं और आप सभी को जाननी बहुत 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 ज़रूरी है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं तुम्हें। वैसे देखो, मैं पीपीटी लेके नहीं आया हूं, आज मैं खुद के हाथों से लिख के लाया हूं और इन सभी चीज़ों को मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं कि क्या क्या ज़रूरी है आप सभी के पेपर के लिए। तो भाइयों, बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ लिखी हुई है। देखो, सबसे पहले आगे बढ़ते हुए तुम्हें बताता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है। देखो, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के जो फॉर्म्स हैं वो कब के चालू हो चुके हैं भाइयों। देखो, 13 फरवरी से एग्जाम 2026 में चालू हुए थे और अभी 1 अप्रैल 2026 तक तुम्हारे पेपर्स के एग्जाम जो चलेंगे। कितने तारीख तक? 1 अप्रैल 2026 तक। एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए थे 13 फरवरी 2026 तक और चालू कहाँ तक रहेंगे? 1 अप्रैल 2026 तक दोस्तों। दूसरी बात आती है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी, यानी कि तुम्हारे पास होना क्या चाहिए। देखो, 12वीं पास तुम होने ही चाहिए देखो दोस्तों। और दूसरी चीज, तुम्हारे पास पीसीबी और पीसीएम होनी चाहिए। अब अगली बात आती है कि देखो, पीसीबी पीसीएम तो होंगे ही होंगे, इनके साथ साथ तुम्हारे पास इंग्लिश के अंदर अनिवार्य मार्क्स हैं कि 50% मार्क्स तुम्हारे पास इंग्लिश में होने ही चाहिए। मस्ट कंडीशन है भाई दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई 49% मार्क्स है तो मैं पेपर दे लूंगा, नहीं नहीं। 50% मार्क्स मस्ट है इंग्लिश में। और बाकी अगली बात आती है कि 40% मार्क्स मस्ट, देख रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे पास 40% मार्क्स होने ही चाहिए। इंग्लिश में तो 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन इसके बावजूद 40% मार्क्स चाहिए तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, बाकी सब्जेक्ट्स में। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट्स क्लियर होने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे पॉइंट की तरफ कि क्या उम्र का क्राइटेरिया है, किस चीज के अंदर, मतलब कि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं। जो भी भाई पेपर देना चाहता है, देखो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि 17.5 साल से लेके 23 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि कोई बोलते हैं कि सर हमारी डेट ऑफ बर्थ है कि इस इतनी तारीख को हम पैदा हुए थे, हम पेपर देंगे या नहीं दे पाएंगे। देखो, साफ सीधी बात है कि जो भी बच्चा और जो भी भाई हमारा 1 अक्टूबर 2003 के बाद जन्म लिया है या 1 अक्टूबर 2003 तक जन्म ले चुका है, 1 अप्रैल 2009 तक, वो सारे भाई पेपर दे सकते हैं भाई। ठीक है, देखो तुम्हारे तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि एज क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक चालू हो चुके हैं। अगली बात आती है कि भाई साहब पेपर का मोड कैसा रहेगा। क्या बात आती है? पेपर का मोड कैसा रहेगा। देखो, नॉर्मली पेपर का मोड, जो भी आज तक पेपर हुए हैं जितने भी नर्सिंग असिस्टेंट के, वो सारे पेपर्स आज तक ऑनलाइन हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। अगली बात आती है भाई साहब एएमसी की तहत, यानी कि एएमसी आर्मी मेडिकल कोर्प्स की। अगली बात आती है कि जो भर्ती आई थी 2024 के अंदर, वो ऑफलाइन मोड में थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हाइट का क्राइटेरिया है, क्या वजन का क्राइटेरिया है और क्या क्या आगे बढ़ते हैं। देखो, हाइट का क्राइटेरिया 157 से लेके 170 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि देखो, ये वेरिएबल है, मतलब कि हर अलग अलग स्टेट की, अलग अलग जगह की ये वेरी कर रही है कि भाई किसी के अंदर 160 है, किसी के अंदर 170 सेंटीमीटर। तो मैंने एवरेज लेके बता दिया कि तुम्हें 157 से लेके 170 सेंटीमीटर तक, ये मैंने लिख भी दिया है कि क्षेत्र के आधार पर तुम्हें हाइट का जो मुआवजा है, जो भी बातें हैं वो तुम्हें, वैसे मैं बता दूंगा तुम्हें, टेलीग्राम पे वो चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी कि कौन से स्टेट के लिए कितनी सेंटीमीटर चाहिए, कितने एज चाहिए, जो भी है वो तुम्हें आगे बता दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं भाई, हाइट का जो कि तुम्हें बता दिया गया है कि 160 से, यानी कि 157 से 170 सेंटीमीटर की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं चेस्ट की ओर। अब देखो, नॉर्मली चेस्ट तुम्हारी होनी चाहिए लगभग लगभग 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे ही तुम्हें फिजिकल के अंदर चेस्ट फुलवाने को बोलते हैं, उसके अंदर +5 सेंटीमीटर और बढ़ाते हैं, तो लगभग लगभग 77, 5, 82 सेंटीमीटर तुम्हारी चेस्ट हो जानी चाहिए। कहाँ तक? फुलाने के बाद। चेस्ट का क्राइटेरिया पूरा हो गया, हाइट का क्राइटेरिया पूरा होता है। अब बात आती है वजन का। देखो, वजन बीएमआई के अनुसार वो अपने नापते हैं और बाकी तुम्हें बता देंगे कि कितना वजन चाहिए, कितना नहीं चाहिए।
ये सब चीज़ें। देखो वजन एक फिक्स्ड नहीं है कि भाई 45 किलो होना चाहिए, 50 किलो होना चाहिए, वजन अपने हिसाब से अलग अलग जो है वजन वो नापा जाएगा। अगली बात आती है, देखो नॉर्मली अब पेपर के अंदर जैसे पेपर होगा वो बताऊंगा कि कैसे पेपर होगा कैसे नहीं होगा। सबसे पहले पॉइंट मैंने गलती से लिख दिया, पहले लिख दिया कि बोनस मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और कैसे नहीं दिए जाएंगे। देखो सबसे पहली बात आती है कि बोनस मार्क्स कैसे कैसे दिएंगे। अगर तुम्हारे पास एनसीसी का तुमने कोई सर्टिफिकेट ले रखा है, अब एनसीसी के अंदर भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो हर एक सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग मार्क्स का जो है अलग अलग है। अब अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट है दोस्तों, ए सर्टिफिकेट है, तो अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर बी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों आपको मिलेंगे 10 नंबर। सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 15 नंबर। और अगर आपके पास आर डी सर्टिफिकेट, तो मैंने लिखा नहीं 20 नंबर किसके, आर डी सर्टिफिकेट के। अगली बात आती है, अगर तुम्हारे पिताजी का कोई भी रिलेशन है, अब अगर तुम सर्विसमैन के बेटे हो, एक्स सर्विसमैन के बेटे हो, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। अब इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया है कि अगर जैसे कोई भी सर्विसमैन है, अब उसके 2 बेटे हैं, तो उनमें से किसी एक को मिलेगा, वो मैंने आगे बात लिख रखी है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अगली बात आती है स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे जो कि तुम्हें पता है, और वो भी देखो अलग अलग क्राइटेरिया है कि 15 नंबर किसको मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स तो वैसे तुम्हें पता है कि 20 मार्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं वैसे कि 20 मार्क्स भी मिलते हैं, 15 भी मिलते हैं, 10 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं। अब 20 कब मिलते हैं, अगर तुमने कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मेडल जीता हुआ या फिर तुमने इंटरनेशनल लेवल खेला भी है ना दोस्तों, तो भी आपको 20 नंबर मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगली बात आती है 15 नंबर। 15 नंबर यानी कि तूने सीनियर जूनियर नेशनल लेवल खेला हो या फिर कोई भी मेडल जीता हो, ना भी मेडल जीता हो ना, अगर आपने 8वीं पोजीशन तक कोई भी स्टेज पे पहुंचे हो अगर जूनियर नेशनल लेवल पे, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगली बात आती है 10 नंबर की। तो 10 नंबर की बात आती है, अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी इंटर चैंपियनशिप जीती हो, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई चैंपियनशिप जीती हो, या फिर कॉलेजेस के अंदर जो यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप चलती है कि भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहां आपने कोई जीता हो, या फिर आपको 6th पोजीशन तक आपने हासिल किया हो। अगली बात आती है, अगर आपने खेलो इंडिया खेला है तो भी आपको 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है 5 नंबर की, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर आपने स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है या फिर कोई भी इंटर स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है एनसीसी लेवल के तहत या फिर स्पोर्ट्स लेवल के तहत, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो बोनस मार्क्स का क्राइटेरिया तुम्हारा पूरा होता है, और बोनस मार्क्स से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ पर नहीं है, वो सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, तुम्हें बिल्कुल हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात आते हैं अगली चीज़, बढ़ते हैं, और अगली चीज़ आती है 10वें पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने लिख रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स, अभी तुम्हें बताया है कि 20 से ज़्यादा नंबर तुम्हें मिलेंगे नहीं। देखो बोनस मार्क्स हर एक रिलेशन बता दिया, अगर तुम्हारे पिताजी का कोई रिलेशन है तो भी तुम्हें 20 नंबर मिलेंगे। अगर तुम किसी सर्विसमैन के बेटे हो, एक्स सर्विसमैन के बेटे हो, इनके अलावा अगर तुमने कोई स्पोर्ट्स कोटा ले रखा है, एनसीसी का कोई कोटा ले रखा है या फिर सर्टिफिकेट ले रखा है, तो उसके तहत आपको 20 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात आती है कि देखो अगली चीज़ मैंने बताई थी कि ओनली 1 सर्विसमैन सन्स विल अवेल मार्क्स, कि सर्विसमैन के 2 बेटे हों तो उन दोनों बेटों में से किसी एक बेटे को ही वो मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि दोनों बेटों को दोनों मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 20-20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगली बात आती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो सिर्फ 2 ही साल तक वैलिड है। कितने साल तक वैलिड है? सिर्फ 2 साल तक वैलिड है। अगर तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल से अधिक अगर बढ़ रहा है, तो सर्टिफिकेट की मान्यता यहाँ पर रद्द हो जाएगी दोस्तों। तो 2 साल तक अगर तुम्हारे पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यूज कर सकते हो, और वो आपके मार्क्स में ऐड हो जाएगा बोनस मार्क्स के तहत। अगली बात आती है, देखो सारी चीजें बता दी कि बोनस मार्क्स कैसे होगा। अब बात आती है कि पेपर की प्रोसेस कैसे है, कैसे कैसे वो पेपर होगा और कैसे कैसे वो पेपर करवाया जाता है, क्या होगा। सबसे पहले पेपर होता है, क्या होता है, उसके बाद कैसे फिजिकल होता है, उसके बाद कैसे मेडिकल होता है, हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ दी हुई है। सबसे पहली चीज़ बताते हैं कि एनए प्रोसेस, मतलब एनए नर्सिंग असिस्टेंट की जो पेपर की प्रोसेस है, वो सबसे पहली चीज़ है कि नोटिफिकेशन, जो कि तुम्हारा अब तक आ चुका है, और नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई तुम्हारा पेपर होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, और दिखा हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया है कि 13 फरवरी से चालू हुए थे और 1 अप्रैल 2026 तक। जो भी मेरा भाई और जो भी मेरा दोस्त ये देखो वीडियो देख के मैं बता रहा हूँ कि जो भी नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहता है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा मौका है कि आर्मी में अपनी सेवा भी करने का और आर्मी के जवानों की सेवा करने का भी बड़ा शानदार मौका है। तो 1 अप्रैल 2026 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। 11:30 बजे तक, 12 बजे तक जो भी इनकी साइट होती है, वो 1 अप्रैल 2026 की रात तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि फेज 1। अब फेज 1 के अंदर आता है कि ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता चुके कि जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर होता है वो एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जो भी सेंटर्स तुम्हारे दिए जाएंगे वहां तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर होगा,
और वो स्पेसिफिक टाइम लिमिट पे वो कंप्यूटर खुल जाएगा। उसके खुलने के बाद वो तुम्हारे सामने पेपर होगा, पेपर करिए। अब पेपर भी मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना टाइम मिलेगा तुम्हें, हर एक चीज़ का हर एक चीज़ लेके आऊँ यार तुम्हारे लिए आज। पहली चीज़ आती है कि पेपर फर्स्ट, यानी कि फेज फर्स्ट के अंदर तुम्हारा होगा ऑनलाइन एग्जाम। वहां से जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी कि तुम्हारी जैसे मान लो मेरिट लिस्ट निकल गई, किस चीज़ की मेरिट लिस्ट निकल गई, तुम्हारे ने पेपर दिया, तुमने पेपर देने के बाद तुम्हारी मेरिट लिस्ट निकलेगी कि तुम इस पेपर के अंदर क्वालिफाई हो चुके हो। किसके लिए? फिजिकल के लिए, ना कि तुमने एग्जाम क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, पेपर यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तुम्हारा। उसके बाद देखो मैंने ये कहा कि फिजिकल क्वालिफाई करोगे तुम, जो भी फिजिकल तुम्हारी दौड़ होगी, कितने मीटर दौड़ होगी, वो सब आगे आएगा, वो सब मैं बताऊंगा, कितनी देर में क्या क्या करना होगा, तब जाके तुम फिजिकल क्लियर कर पाओगे। सबसे पहली चीज तुम्हें बताया कि फिजिकल क्वालिफाई करना होगा। अगर फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तुम्हारा, तो उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अब बात आती है कि सर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गए, पेपर भी दे लिया, पेपर के अंदर भी निकल गए, फिजिकल भी दे लिया, अरे अब क्या बचा है भाई? मेन चीज़ तो अभी बची है, अब बचा है मेडिकल। और सबसे पहली बात, अब भाई मेडिकल दे के आओगे, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल देने के बाद जो भी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बाद आप हो भाई साहब रिक्रूट। यानी कि साफ सीधी बात है कि तुम एक नर्सिंग असिस्टेंट मतलब कि उस ओहदे पे चले जाओगे, कहने का मतलब। अभी बात आती है कि सीधा उस नर्सिंग असिस्टेंट के ओहदे पे तो क्या ही बोलना, क्योंकि ट्रेनिंग्स होती है, शुरू की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद जाके तुम कहीं ट्रेनिंग के बाद एक नर्सिंग असिस्टेंट तुम कहलाते हो अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। अब मैंने कहा था कि तुम्हें पेपर देना होगा, फेज फर्स्ट की बात करते हैं कि पेपर कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, पेपर पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पेपर पैटर्न की बात आती है कि 4 सेक्शन है। अब देखो तुम्हारे पास PCBM फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, बायो भी होनी चाहिए और मैथ भी होनी। अगली बात आती है कि भाई देखो सबसे पहली बात जीके। देखो मेन फोकस यहाँ रखो यार, देखो सब्जेक्ट की तैयारी हर कोई कर लेता है, साफ सीधी बात मैं बताऊं तुम्हें, सब्जेक्ट की तैयारी हर कोई कर लेता है, तुम्हें तैयारी करनी है जीके की। अब जीके की तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए देखो 10 क्वेश्चन का तरीका, ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे आने ही चाहिए। अगर तुम भाई अच्छे से, मैं चाहता हूं कि देखो ये पेपर क्लियर करने के लिए लगभग जैसे 50 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन में लगभग तुम्हें 40% 40 प्लस क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तब जाके तुम पेपर में क्वालिफाई करोगे। देखो 10 क्वेश्चन आते हैं जीके के, हर एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का और मिला के नंबर मिलते हैं जीके के 40 नंबर भाई। अगली बात आती है मैथ के होंगे 5 क्वेश्चन जो कि होंगे 20 नंबर के, फिजिक्स के होंगे 5 क्वेश्चन जो कि होंगे 20 नंबर के। अब बात आती है देखो मेन सब्जेक्ट बायो और केमिस्ट्री की। अब बायो और केमिस्ट्री की बात भी तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, लास्ट में जाते जाते इनकी क्या करना है क्या नहीं करना। अब बात आती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। बायो और केमिस्ट्री के अंदर होंगे 15-15 क्वेश्चन जो कि आपके 60-60 नंबर के। ऐसे कुल मिला के आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन हर एक पेपर, मतलब कि हर एक पेपर तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नर्सिंग असिस्टेंट के जो तुम्हारा पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, उस पेपर के अंदर आपको मिलेंगे ये 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन के नंबर होंगे भाई 200 नंबर। अब सीधी बात, एक तुम्हारे लिए बड़ी ही खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है दोस्तों कि ये नहीं है, क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। अरे भाई अगर तुम्हारा क्वेश्चन, देखो तुम्हें लगता है कि भाई मैंने 35 क्वेश्चन कर दिए हैं और 35 क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से कर दिए, तो मैं चाहता हूं कि तुम हर एक क्वेश्चन 50 के 50 देखो लगा के आओ, 50 के 50 क्वेश्चन करके आओ, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। और देखो किस्मत के भरोसे खैर चलना नहीं चाहिए, देखो मेहनत के भरोसे चलना चाहिए, मेहनत करते रहो सब अच्छा जाएगा। लेकिन मेरी कहने का मतलब ये था कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन का अटेंड होना बिल्कुल भी जरूरी है, हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है भाइयों। अगली बात आती है कि कितना टाइम दिया जाएगा तुम्हें पेपर के लिए। तुम्हें टाइम दिया जाएगा दोस्तों 60 मिनट। 60 मिनट है, 50 क्वेश्चन है यार, 1 मिनट एक क्वेश्चन का दिया जा रहा है, कर लोगे ना? अरे बायो के क्वेश्चन तो यार तुम्हें 30-30 सेकंड को मिलेंगे, देखोगे आंसर लगाओगे, यह याद रखना तुम। आगे बढ़ते हैं, देखो सब कुछ पता लग गया है, तुम्हें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 60 मिनट मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अरे बड़ा ही शानदार यार मौका है तुम्हारे पास। अब बात आती है फिजिकल की। देखो पेपर हो चुका है तुम्हारा और अब तुमने पेपर क्वालिफाई कर लिया है। अब पेपर क्वालिफाई करने के बाद तुम्हें बताया था ना मैंने क्या होगा, पेपर क्वालिफाई करने के बाद भाई तुम्हारा होगा फिजिकल। फिजिकल के लिए अब तुम्हें तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई, शानदार तैयारी करो, देखो खाओ पियो मौज करो और अच्छे से तैयारी करो। देखो अब बात आती है कि 1600 मीटर, 1600 मीटर भाई भागना है तुम्हें। 1600 मीटर भाग के कितनी मिनट में भाग, देखो पहले ये चीज थी ना 6 मिनट 15 सेकंड, वो पहले कम थी, जहां तक मुझे पता है शायद 5 मिनट कुछ 40 सेकंड के आसपास ऐसा कुछ था। अभी बढ़ के ये होगा 6 मिनट 15 सेकंड, और 6 मिनट 15 सेकंड तो यार देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा भारी बात भी नहीं है।
कर लोगे यार तुम। मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो और देखते हैं 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर यानी कि 1600 मीटर तुम्हें निकालनी पड़ेगी। भाग लोगे ना? कोई नहीं, हमारे जीतू सर बता देंगे तुम्हें कैसे भागना है कैसे नहीं भागना। अगली बात आती है पुलअप्स की। पुलअप्स की बात आती है तो भाई पुलअप्स तुम्हें 6 तो मिनिमम लगाने ही लगाने पड़ेंगे यार। लगा लोगे यार, आजकल के नौजवान हो 6 पुलअप्स नहीं लगाए तो क्या लगाए। 6 पुलअप्स से लेकर लगभग लगभग 9 पुलअप्स तक तुम लगाने पड़ेंगे। अगली बात आती है देखो फिजिकल के अंदर ये तुम्हें सारी चीजें हैं, जैसे जिग जैग बैलेंस करवाएंगे, नो फिट का डिच। अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा सर ये क्या है, डिच क्या है। देखो एक पानी भरा होता है, एक चीज गड्ढा सा होता है, गड्ढे के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। तुम्हें उस साइड से भागना होगा और उस गड्ढे को पार करके कूदना होगा, ठीक है। अगर तुम उस गड्ढे में गिरते हो तो भाई साहब तुम देखो शायद में मौके दिए जाएंगे, वो कुछ एक मौका दिया जाए, 2 मौके दिए, वो उनके ऊपर है, 3 मौके दिए जाएं, शायद मेरे हिसाब से 3 मौके दिए जाते हैं और वहां से भग के तुम्हें कूदना होगा उस 9 फीट के गड्ढे के पार। अगर वो तुम कूद जाते हो ना दोस्तों तो तुम हो जाते हो क्वालिफाई, और क्वालिफाई होने के बाद अगर फिर आते हैं तुम्हारे पास फिजिकल मेजरमेंट। अब मेजरमेंट टेस्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया कि तुम्हारी हाइट कितनी होनी चाहिए, तुम्हारी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तुम्हारा वेट कितना होना चाहिए। तुम्हारी बीएमआई के अनुसार तुम्हारा वेट नापा जाएगा। अब वेट देखो उनके हिसाब से तुम क्लियर होने ही चाहिए, और तुम्हारे हिसाब से यार आजकल के जवान हो लगभग 50 किलो से तो ऊपर होना ही चाहिए सभी के अंदर, 50 55 60 तो चाहिए ही चाहिए। हाइट की बात आती है, अभी तुम्हें बताया कि 163 से लेके 170, 157 से लेके 163, मैं एवरेज लेके चलता हूँ 160 से लेके 170 सेंटीमीटर। और ये हर एक स्टेट के लिए हर एक रीजन के लिए वेरी कर रही है दोस्तों। अब तुम देख लेना अपने हिसाब से। चेस्ट का मैंने तुम्हें बता दिया 77 सेंटीमीटर प्लस 5। वेट का तुम्हें बता दिया बीएमआई के आधार पर तुम्हें नापा जाएगा। अगली बात आती है हाइट की। हाइट होती है भाई लगभग लगभग 163 सेंटीमीटर से लेके 170 सेंटीमीटर, प्लस माइनस कर लो लगभग 2-3, 160 से लेके 170 सेंटीमीटर तक। अब बात आती है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। देखो अडेप्टेबिलिटी, अब तुम पेपर क्लियर करके गए हो, तुमने फिजिकल भी क्लियर कर लिया, तो वो क्या काम करवाएंगे तुम्हें, एक फ़ोन वगैरह लेके आएंगे, उनके अंदर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो भी होगा उनका दिखाना वगैरह, वो भी तुमसे पूछना होगा, जो बहुत ही आसान होता है। वैसे तुम पेपर करके क्लियर जाओगे फिजिकल तो ये भी कर लोगे, ठीक है। अब सारा फिजिकल कर दिया है, अब बचा क्या, बची है एक चीज़, मेडिकल। अब भाई साहब मेडिकल तो तुम्हें देना ही होगा। देखो मेडिकल फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। इस पेपर को क्लियर करने के लिए तुम्हें मेडिकली फिट होना चाहिए। वो जो भी क्राइटेरियाज होंगे मेडिकल फिट होने के लिए वो भी मैं तुम्हें एक बता दूंगा आराम से तुम्हारे पास। अगर इससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। शायद टेलीग्राम पे तुम्हें पोस्ट कर दी जाएगी वो जो भी होगा इसकी डिटेल्स वगैरह। इंस्टा पे मैसेज कर देना, और आपको पता है कहाँ करना है तो बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं यार। कमेंट कर देना, नॉर्मली सबका आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। और देखो सारी डिटेल्स तुम्हें पहुंच जाएंगी। देखो इससे ज़्यादा डिटेल्स तो क्या ही होगा। अब बात देखो देखो पेपर दे लिया, फिजिकल हो गया, अरे मेडिकल भी हो गया, तो भाई मेडिकल हो गया तो मेरिट लिस्ट निकल गई तुम्हारी। अब देखो अगर पेपर अब शिफ्ट में होगा, पेपर एक शिफ्ट में हुआ, 2 शिफ्ट में हुआ, 3 शिफ्ट में हुआ। अब कोई कह दे कि भाई मेरा जैसा कह दे कि सर हमारा वाला तो ईजी था, कोई कह दे यार हमारा वाला तो हार्ड पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन मेथड लगता है भाई इसके अंदर लगता है नॉर्मलाइजेशन मेथड। अलग अलग शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट होने पर, अलग होने पर रो मार्क्स दिए जाएंगे और उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब सीधी बात आती है कि भाई तुम्हारी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी कैसे, तो जो भी एवरेज उसका होगा, जो भी एवरेज इनका होगा कि किस प्रकार का पेपर था, किस प्रकार जो भी रो मार्क्स निकलेंगे कि भाई इतना एवरेज निकाला है हमने, उन मार्क्स को लेके जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, जो भी तुम्हें बोनस मार्क्स दिए जाएंगे हर एक कोटा के, हर एक सर्टिफिकेट के हिसाब से, उस हिसाब से तुम्हारी निकलेगी भाई सब फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगर तुम्हारा इस नाम के अंदर, इसके अंदर नाम आ जाता है भाई, किसके अंदर, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर अगर तुम्हारा नाम आता है तो यू आर ए रिक्रूट। अब आते थे इसके अंदर तैयारी करने की। देखो तैयारी तो तुम्हारी करवाएंगे, आगे बढ़ते हैं। और देखो फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं सोल्जर की ट्रेनिंग के ऊपर। देखो अब तुम बन चुके हो एक सोल्जर, साफ सीधी मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो तुम एक सोल्जर हो साहब। अब ट्रेनिंग तो देखो सबकी होती है, अब वो तो तुम्हें सोल्जर की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी यार। देखो सोल्जर की ट्रेनिंग तुम्हें पता है ना कितनी होती है भाई, वो एक सरहद पर लड़ रहा है तो ट्रेनिंग तो करता ही है ना, लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ी सी हल्की है, बस से मान लो, ये मान लो। अब बात आती है कि बेसिक रिक्रूटमेंट, जो कि तुम्हें मैंने बताया था कि अगर तुमने फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर कर ली है तो तुम कहलाओगे रिक्रूट। उसके अंदर तुम्हें सिखाया जाएगा, देखो फिजिकल, तुम्हारा फिजिकल फिटनेस कराया जाएगा, तुम्हें फिजिकली सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे सिखाए जाएंगे। और ये ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीक की, यानी कि 10 सप्ताह, मैं अप्रोक्सीमेट लगाऊं तो लगभग 3 महीने की होती है। आगे बढ़ते हैं ट्रेड ट्रेनिंग, जो जिसके लिए तुम भाई काम कर रहे हो, जिसके लिए तुम ये पेपर दे रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट। देखो नाम में ही नर्सिंग आ रहा है और तुम्हें पता है कि नर्सिंग स्टाफ का काम क्या होता है।
नर्सिंग स्टाफ का काम होता है फर्स्ट एड लगाना। देखो जो भी मेडिकल प्रोसीजर करते हैं उनके अंदर उनकी हेल्प करना, मेडिकल प्रोसीजर करना इवन, और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन देना। यानी कि तुम्हारे जैसे मान लो भाई, मैं सीधी सीधी बोलूँ तो अपन जैसे सर दर्द जुकाम बुखार हो जाता है तो कोई भी अपन ऐसे नहीं बोलते, नर्सिंग स्टाफ से सुई लगवा लेते हैं, कभी हेडेक की गोली वगैरह ले लेते हैं, और कोई भी अलग जो भी स्किल्स उनकी होती हैं वो करवाते हैं। ये होता है भाई साहब 23 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 23 सप्ताह का। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की ट्रेनिंग होती है, एक तो बेसिक ट्रेनिंग होगी, एक ट्रेड ट्रेनिंग होती है। अब बात आती है तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सब चीज़ों को सीखने के बाद, किन सब चीज़ों को, जो भी तुम्हें फर्स्ट एड वगैरह जो भी देनी होती है कि कहाँ का यूज़ करना होता है, जैसे तुम्हारे घाव हुआ, घाव को लगाने के लिए कौन सी दवाई चाहिएगी, वो सारी चीज़ें तुम्हें सिखाई जाती हैं, और कहाँ कहाँ उनका यूज़ करना है वो सारी चीज़ें तुम्हें सिखाई जाती हैं। अब बात आती है उनकी प्रैक्टिस करना। भाई देखो तुमने सीख तो लिया, अब वो ही नहीं बोलते क्या कि भाई पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद अगर तुमने पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर में जाके मचाओगे क्या? नहीं मचा पाओगे। वैसे ही होता है इस चीज़ के अंदर कि भाई अगर तुमने सीख लिया, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर भेजा जाता है। जो भी आर्मी हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उन डॉक्टर्स के अंडर तुम काम करते हो, या फिर तुम्हारा सीनियर जो स्टाफ होता है उनके अंडर तुम काम करते हो, उनके अंडर तुम काम सीखते हो बाकायदा। जो भी होता है आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, सबसे अपनी शानदार ले लेते हैं एएफएमसी पुणे, बहुत शानदार है भाई साहब। वहाँ अगर तुम सेलेक्ट हो रहे हो ना तो ये मान लो कि यू आर ए वेरी गुड नर्सिंग स्टाफ और इवन वेरी गुड सोल्जर टू। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों पे बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है, देखो नॉर्मली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैरियर ग्रोथ होती कैसी है। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि रिक्रूट क्या होता है। देखो अगर तुमने मेरिट लिस्ट क्लियर की है तुम कहलाते हो रिक्रूट। फिर उसके बाद तुम्हारी होती है भाई कसम परेड, और कसम परेड को पार करने के बाद यू आर ए सिपाही। अब सिपाही को अगर आगे तुम बढ़ना चाहते हो, अगर तुम करियर में और आगे करना चाहते हो, भाई एक होता है कि नर्सिंग स्टाफ ही बन के रह जाता है, दूसरा होता है कि देखो तुम्हें पढ़ने का समय दिया जाता है वहाँ, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें पढ़ने का समय नहीं दिया। हर एक चीज़ का वहाँ पर वैलिडेशन होता है भाई, हर एक चीज़ तुम कर सकते हो वहाँ पे। नॉर्मली बात आती है कि सिपाही बन सकते हो, सिपाही के बाद तुम नायक कहलाओगे, नायक के बाद तुम हवलदार कहलाओगे, हवलदार के बाद तुम कहलाओगे नायब सूबेदार, उसके बाद होता है सूबेदार, सूबेदार मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट। भाई ये तो पोस्ट तुम पता ही है ना। देखो लेफ्टिनेंट है, वैसे तो खैर इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी होगी शायद, लेकिन देखो लेफ्टिनेंट बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, एक वेरी स्टारवेबल पोस्ट होती है और अच्छी जॉब होती है। इसके बाद तुम्हें देखो रिटायरमेंट मिल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी कि किस प्रकार से तुम करियर के अंदर ग्रो करते हो, कि कैसे कैसे पहले रिक्रूट होता है, कसम परेड होती है, सिपाही कहलाते हो, नायक, सूबेदार, सूबेदार मेजर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और आगे कहलाता है कि देखो सबसे मेन चीज़ अब तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ। देखो हर किसी को जो भी ये पेपर दे रहा है ना नर्सिंग असिस्टेंट का, हर किसी को इंतजार होता है अरे यार सैलरी कितनी आएगी हमारे हाथ में। तो भाई सैलरी की भी बात करते, देखो पहली चीज़ तो मैं मानता हूँ कि देश की सेवा करने में जो मज़ा है ना, वो सैलरी हाथ में आने में उतना मज़ा नहीं है। खैर अब देखो वो बात है कि तुम मेहनत कर रहे हो वहाँ जाके तो तुम्हें सैलरी भी तो चाहिए ही। खैर सैलरी के बारे में आगे बढ़ते हैं, सैलरी के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। सैलरी, अब देखो मैं इसकी पे स्लिप ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और पे स्लिप मेरे पास है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात आती है कि आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होने के बाद पहले तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग होगी 10 वीक की, उसके बाद तुम्हारी 25 सप्ताह की 23 सप्ताह की जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक ट्रेनिंग ट्रेड ट्रेनिंग होती है। ट्रेड ट्रेनिंग के बाद तुम करते हो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि प्रैक्टिस की तैयारी करते हो। उसके बाद तुम सारी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तुम्हारे हाथ में जो सैलरी आती है भाई वो होती है 45,500। आज की डेट में बताऊं मैं, 7वें वेतन पार होने के बाद जैसे ही 8वां वेतन लगेगा उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो तुम्हें मैं बता दूंगा कि कितना इंक्रीमेंट होगा कितना इंक्रीमेंट नहीं होगा। मेरे पास एक फोटो पड़ी है, मैं बता दूंगा कि तुम्हें लगभग लगभग इसके जैसे कि तुम्हारे आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगर तुम 5 साल बाद यानी कि 5 years लेटर अगर तुम देखते हो तो 5 साल बाद आज के टाइम पे जो सैलरी है, यानी कि आज से 5 साल पहले तुमने ट्रेनिंग पूरी की थी ना दोस्तों, तो आज के टाइम पे तुम्हें लगभग लगभग 93,000 सैलरी मिल रही होगी। कितनी सैलरी मिल रही होगी? 93,000। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में देखो तुम्हें हर एक चीज़ बता नहीं सकता। खैर तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो सैलरी तो हर किसी को चाहिए होती है, और ये सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग तुम्हारे पास 45,500 आएगी। अभी 8वां वेतन लगा नहीं है, और 8वां वेतन लगने के बाद जो सैलरी तुम्हें मिलेगी वो तुम सोच सकते हो लगभग लगभग 50 प्लस मान लो ना यार, 60 के आसपास मान लो जो भी सैलरी होगी आफ्टर ट्रेनिंग है भाई। 5 साल बाद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 5 साल बाद तक तो शायद नवा वेतन भी लग जाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकता मैं। खैर तो सैलरी का सारा क्लियरिफिकेशन हो गया।
आगे बढ़ते हैं। देखो सारी स्लाइड्स पूरी हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है थैंक यू कहने का। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। देखो अगर तुम्हें लगता है कि किसी चीज़ की कमी रह गई तो तुम्हें बताना होगा। देखो मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी रही नहीं है खैर, और मैंने किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं है, वैसे हर चीज़ बता दी है तुम्हें। अगर तुम्हें लग रहा है कि किस चीज़ की कमी है तो कमेंट कर देना और बताना कि सर यहाँ एक कमी थी भाई, यहाँ कमी थी। मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो में जो भी मैं आगे लेके आऊँ उसकी अंदर उसकी भरपाई पूरी कर दूँ। अभी के लिए धन्यवाद। और मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताने भी वाला हूँ। खैर देखो जो तुम्हारे बायो का जो सिलेबस है और केमिस्ट्री का सिलेबस है, मेनली मैं बायो का सिलेबस तुम्हारा लेने वाला हूँ। और जो बायो के अंदर तुम्हारे 15 सवाल है, कितने सवाल है दोस्तों? 15 सवाल। अब ये जो 15 सवाल है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ तुम्हारी, कि ये 15 सवाल कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे। अगर ये 15 सवाल तुम मुझसे पढ़ते हो ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ कि 15 में से 60 मार्क्स, जो भी तुम्हारे 60 मार्क्स है ना, वो तुम्हारे होने वाले हैं। मैं और कहने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के भी तुम्हारे पास ऐसे ऐसे मॉडल पेपर्स में सेट करके दूंगा ना, तुम बोलोगे कि सर ये 15 नंबर भी नहीं गए हमारे, तो यानी कि तुम्हारे टोटल मिला के 60 नंबर और लगा लो भाई। 120 मार्क्स तो मेरे हाथ में हैं। कहाँ है भाई? हाथ में। ये हाथ तुम्हें दिलाएंगे और ये बोर्ड से मिलेगा तुम्हें हर कुछ चीज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। और अगला पेपर जो तो तुम्हें मिलेगा ना अगली वीडियो, वो मिलेगी मॉडल सेट्स, और सारे पेपर्स ऐसे मिलेंगे यार। हर एक क्वेश्चन तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन देख के मजा आएगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन समझाए जा रहे होंगे, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, राम राम।